Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 10th SST यानी कि SST का ये हम देखेंगे हिस्ट्री पार्ट। लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो पार्ट है हमारा चैप्टर 3 का, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बट क्या है ना कि उसमें थोड़ी ग्लिच आ चुकी है, यानी कि हमारी साउंड और जो ये जो लिखावट यानी राइटिंग, ये दोनों के दोनों मैचिंग नहीं हो पा रही है। इस वजह से इस वीडियो को मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएगा। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे प्री बोर्ड और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेशन रहेगा 2023-24, यानी इस बार की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि 20 क्वेश्चन यानी 20 MCQs पे हम डील करेंगे। सो प्लीज चलते हैं आगे, कैसा क्वेश्चन है देखते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट MCQ। बोला जा रहा है नेम द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंजर्ड लेबरर्स, यानी बोला जा रहा है कि भारतीय गिरमिटिया मजदूर, इंडेंजर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। तो उनका मुख्य गंतव्य स्थान देखना है, उनके डेस्टिनेशन को पहचानना है। कुछ ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शन में से बताना है कि इंडियन इंडेंजर्ड लेबरर्स के डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं। क्या वो यूरोप है या चाइना है, जापान है या वेस्ट इंडीज है। तो आप लोगों को बता दो ऑप्शन डी होगा। ये सारे गिरमिटिया मजदूरों को जो काम करने के लिए लेके गए थे वो वेस्ट इंडीज लेके गए थे, ये चीजें याद रखेंगे। यूरोप ऑप्शन में नहीं होगा, चाइना भी नहीं होगा, जापान भी नहीं होगा। सो इस ऑप्शन यानी यहां जो ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका वेस्ट इंडीज आंसर होगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। और जगह अलग भी ऑप्शन हो सकते हैं, सो आप वहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा होना नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, विच कंट्री पास द कॉर्न लॉज। कॉर्न लॉज की बात करें हम, टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ द कॉर्न, यानी कि कौन सा वो कंट्री है, कौन सा देश है जिसने मकई के आयात यानी मकई के इंपोर्ट को, कॉर्न के इंपोर्ट को प्रतिबंधित करने के लिए, उसको रोकने के लिए मकई कानून पारित किया था, कॉर्न लॉज पारित किया था। वो देश का नाम बताना है। यानी इन शॉर्ट आप ऐसा भी कह सकते हो कॉर्न लॉज किस देश ने पारित किया, किसने पास किया था। यानी फ्रांस ने करा, ग्रेट ब्रिटेन ने करा, या स्पेन ने करा, यूएसए ने करा। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी होगा। ग्रेट ब्रिटेन ने कॉर्न लॉज क्या किया था, पास किया था। कॉर्न लॉज को पास किया था ग्रेट ब्रिटेन ने, ठीक है। क्या करने के लिए, वो जो इंपोर्ट हो रही थी कॉर्न का, उसको रोकने के लिए, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। बट उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैं बता दूं, फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल आपको मिल जाएगा पेरिस। ये भी चीजें याद रखेंगे आप। ग्रेट ब्रिटेन ये भी एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल हो जाएगा लंदन, ठीक है। ये चीजें देखोगे आप। स्पेन ये भी यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल है मैड्रिड, ठीक है। एंड यूएसए की बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। कहां की है, उत्तरी अमेरिका, यानी जो महाद्वीप है यानी महादेश है हमारा, उसका एक कंट्री है यूएसए। फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका कैपिटल जाएगा आपका वॉशिंगटन डीसी में। सो प्लीज कीप इन माइंड। चलते हैं अगला सवाल, नंबर 3, हु यूज्ड असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन। किसने असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया था। असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑप्शन देखते हैं हमारा, टाटा ने यूज किया था, या हेनरी फोर्ड ने यूज किया, या बजाज ने यूज किया, या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे जब हम असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो व्हीकल यानी जो कार बनाना होता है, यानी जो अभी जो बन रही, तो अभी तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है। बट हम पहले की बात कर रहे हैं 1970s 80s 40s 50s में जब कार बनाया जा रहा था तो वो नॉर्मली बनाया जा रहा था। बट एक टेक्निक यूज करी गई जिसको बोला जाता है असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसमें क्या होता था, उन कार की प्रोडक्शन करने के लिए काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अलग अलग लोगों के बीच। तो इसी को बोला जाता है असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बट स्टार्ट किसने करी थी, टाटा ने, हेनरी फोर्ड ने, बजाज ने, या इनमें से सब कोई। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने करी थी। फोर्ड कंपनी की गाड़ी आती है, आपको मालूम होगा, जिनके मालिक का नाम है कौन, हेनरी फोर्ड। तो याद रखेंगे हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन को यूज करी थी। टाटा और बजाज ये दोनों इंडियन कंपनी जो कि यूज नहीं करी थी। अगला है नंबर 4 में हमारा, डैश इकोनॉमिक प्रोसेस स्टार्टेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को डिक्लाइन के बाद कौन सा इकोनॉमिक प्रोसेस यानी कौन सी आर्थिक प्रक्रिया शुरू हुई, किसके खत्म होने के बाद, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के उनके पतन होने के बाद, उनको डिक्लाइन होने के बाद, खत्म होने के बाद। ऑप्शन है एमरजेंस ऑफ एमएनसीज। क्या मल्टीनेशनल कंपनीज की शुरुआत होना स्टार्ट हो गया, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थे उनका उद्भव हुआ, या दूसरा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस यानी कि वैश्वीकरण प्रक्रिया शुरू हुई, या फ्लो ऑफ द कैपिटल पूंजी का प्रवाह होना शुरू हुआ, या नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जैसे डिक्लाइन होना शुरू हुआ, खत्म होना स्टार्ट हुआ, तो आपके ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या होना शुरू हो गया था, ये ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 5 में, रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। यानी कि 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी की शुरुआत में भारत से ब्रिटेन को सूती कपड़ा को
कॉटन क्लोथ के निर्यात में गिरावट आ गई थी। ठीक है, तो इनके गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो चीजें अपन को बतानी है यहाँ पर। ऑप्शन है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन, यानी जो ब्रिटेन में जो था वो कपास के आयात पर शुल्क लगा दिया गया था, ये रीजन था, यानी उसमें टैरिफ लगा दिए गए थे, शुल्क लगा दी गई, ये रीजन था। या दूसरा कह रहा है क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वाज पुअर, यानी कि सूती कपड़े की जो गुणवत्ता थी, सूती कपड़े कॉटन क्लॉथ का, उनकी गुणवत्ता जो था, क्वालिटी वो खराब था। या तीसरा कह रहा है शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन इन इंडिया, या भारत में कच्चे कपास की कमी हो गई थी, ये रीजन था। या चौथा कह रहा है कॉटन प्रोड्यूसर्स हैड फाउंड अदर बायर्स, यानी कि कपास उत्पादक ने अन्य खरीदार मिल गए थे, इस वजह से वहां पे क्या हो गई थी, गिरावट आ गई थी उनके निर्यात में। या इनमें से कौन सा होगा, वो चीजें बतानी है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होना है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन। ब्रिटेन में कपास के आयात पर शुल्क लगा दिया गया था, इस वजह से वहां पे निर्यात में क्या आ चुकी थी, गिरावट आ चुकी थी। अगला सवाल है नंबर 6 में, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वुमेन इन यूरोप स्टेप्ड इनटू जॉब्स व्हिच अर्लियर मेन वर एक्सपेक्टेड टू डू, व्हाट वाज द रीजन। कहा जा रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में महिलाओं ने उन नौकरियों को करना शुरू कर दिया, उसमें कदम रखा जिनसे पहले पुरुषों की अपेक्षा की जाती थी, यानी जिन नौकरियों को पहले पुरुष करते थे उनको क्या करने लगे, महिला उन नौकरियों को करना शुरू कर दिया। कब, प्रथम विश्व युद्ध में। एक बात और बता दो, प्रथम विश्व युद्ध लड़ी गई थी 1914 से 1918 के बीच में, यानी तब की हम बात कर रहे हैं। तो उनके पीछे का रीजन क्या था, महिलाओं को ऐसा काम क्यों करना पड़ा, तो रीजन देखते हैं। बिकॉज मेन वेंट टू बैटल, यानी कि क्योंकि पुरुष युद्ध में चले गए थे इस वजह से। या बिकॉज मेन वेंट टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ जॉब्स, क्योंकि पुरुष नौकरी की तलाश में दूसरे देश में चले गए इस वजह से। या तीसरा कह रहा है बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, क्योंकि समाज में महिलाओं का उदारीकरण हो रहा था, लिबरलाइजेशन हो रही थी इस वजह से। या बिकॉज मेन फोक डिसाइडेड टू टेक चार्ज ऑफ द हाउस होल्ड वर्क, यानी कि क्योंकि पुरुष क्या करने लगे, घरेलू काम की जिम्मेदारी को लेने का फैसला किया इस वजह से। तो आपको बता दो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मैक्सिमम पुरुष, मैक्सिमम मेन जो मेल पर्सन थे वो कहां चले गए थे, बैटल में चले गए थे, युद्ध में चले गए थे, इस वजह से उन सारे काम को किसको करना पड़ा, महिलाओं को अपने हाथ में लेना पड़ा। सो प्लीज कीप इन माइंड। नंबर 7 है इन विच कंट्री डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट, कि महामंदी की शुरुआत किस देश में हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था, शुरू हुई थी, वो कहां पे हुआ था, ब्रिटेन में हुई थी 1929 में, या फ्रांस में हुआ था 1930 में, या यूएसए में हुआ था 1929 को, या फिर जर्मनी में हुए थे 1929 को। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा 1929 में यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन महामंदी की शुरुआत हुई थी। तो वो जगह होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, जो आया था 1929 को ये डिप्रेशन आई थी। सो प्लीज कीप इन माइंड। ब्रिटेन मैंने अभी बताया, जो कि यूरोपियन कंट्री, जिसका कैपिटल लंदन हो जाना है, लंदन होगा। फ्रांस भी एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल पेरिस हो जाएगा। और यूएसए बता दिया, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री जिसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और जर्मनी, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल हो जाएगा बर्लिन। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 8, Why did China become an attractive destination for multinational companies? कि MNCs जो है, इसके लिए चाइना एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता चला जा रहा है, या फिर चल चुका है, या फिर चल रहा है अभी, क्यों बन चुका है, ये चीजें बतानी है। इसके पीछे का रीजन क्या है, यानी चीन बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक आकर्षक गंतव्य, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन क्यों बन गया है, ये चीजें बतानी है। ऑप्शन है इट हैड अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इसके पास कच्चा माल बहुत ज्यादा है। दूसरा कह रहा है चाइना वॉज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी कि औद्योगिकीकृत है। या फिर आगे बोला जा रहा है बिकॉज वेजेस वो लॉ इन चाइना, क्योंकि चीन में बहुत ही कम मजदूरी दिया जाता है, फिर वहां पे बहुत कम मजदूरी है इस वजह से। या फिर इट हैड वास्ट एंड थिनली पॉपुलेटेड लैंड सुइटेबल फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट एक्सेट्रा, इसमें उत्पादक इकाई या फिर उसके अलावा जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है उनकी स्थापना के लिए उपयुक्त विशाल और कम आबादी वाली भूमि मौजूद है इस वजह से। या फिर सब पास्ट में कह सकते हो, अब था में चल सकता है, इस वजह से वो बन गया है। तो ऑप्शन सी यहां पे हो जाएगा, प्लीज याद रखेंगे। बिकॉज वेजेस वो लो इन चाइना, क्योंकि चाइना में चाइना में जो मजदूरी है ना, वहां जो वेजेस दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है, इस वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पे अपने आप को सेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल फील करता है। सो प्लीज कीप इन माइंड, क्योंकि वेजेस जहां पे जितना, क्योंकि भाई जो भी एमएनसी कंपनी के जो मालिक होते हैं वो बस यही चाहते हैं कि कम पैसे खर्च करो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना क्या हो चुका है, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है, बिकॉज वहां पे वेज जो है आपके जो मजदूरी है वो बहुत कम है।
अगला सवाल है नंबर 9, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट मेनली इन, जो पहली विश्व युद्ध लड़ी गई थी, प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया था, मुख्य रूप से कहाँ पे, एशिया में लड़ी गई थी, यूरोप में लड़ी गई थी, अमेरिका में लड़ी गई थी, अफ्रीका में। तो फिर मैं अगेन एक बार बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 के बीच लड़ी गई और ये लड़ी गई थी यूरोप में। मेन अखाड़ा माना जाता है यूरोप को, मेन जगह माना जाता है किसको, यूरोप को। किसके लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। एशिया नहीं होना है, अमेरिका नहीं होना है, अफ्रीका नहीं होना है। और एक बात बता दूं, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सब तो नहीं, एशिया जो कि कॉन्टिनेंट होगा और जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट टोटल, 7 कॉन्टिनेंट, 7 में से सबसे बड़ा जो होगा वो एशिया होगा। यूरोप भी आपका एक कॉन्टिनेंट में आ जाएगा। अमेरिका कॉन्टिनेंट तो नहीं, अमेरिका एक देश होगा जिसे हम लोग यूएसए के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। यूएसए जो है कॉन्टिनेंट पड़ता है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और अफ्रीका जो कि एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 10, यूरोपियंस केम टू डैश होपिंग टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस एंड माइंस बट दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज। यूरोप के जितने भी लोग थे वो बागान और खादान स्थापित करने की उम्मीद से एक जगह गए थे या फिर एक जगह आए थे, लेकिन उन्हें श्रमिकों की कमी का समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो जगह कौन सा था, अफ्रीका गए थे। किसके लिए, प्लांटेशन और माइनिंग के लिए, प्लांटेशन और माइनिंग के लिए। कहाँ, अफ्रीका गए थे वो, या एशिया गए थे, या मिडिल ईस्ट गए थे, या फिर साउथ अमेरिका गए थे। क्या फिर वहां जाने के बाद उन्हें क्या करना पड़ा, लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो याद रखेंगे वो अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे, अफ्रीका, लेकिन वहां पे लेबर शॉर्टेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो ज्यादा दिन वो वहां पे टिक नहीं पाए। सो याद रखेंगे वो कहां गए थे, अफ्रीका। नेक्स्ट है नंबर 11, मेनी एक्सपेडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो, द फेबर्ड सिटी ऑफ, एल डोराडो, जो कि एक प्रसिद्ध सिटी के रूप में माना जाता है, और उनके लिए बहुत सारे क्योंकि अभियान भी शुरू किए गए थे। तो वो जो एल डोराडो सिटी है वो किसके लिए फेमस है, सिल्वर के लिए, एमराल्ड के लिए, डायमंड्स के लिए, गोल्ड के लिए। तो याद रखेंगे एल डोराडो की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए गोल्ड होगा। क्या हो जाएगा आपका, गोल्ड। सो प्लीज कीप इन माइंड, एल डोराडो जो कि फेबर्ड सिटी प्रसिद्ध शहर माना जाता है, किसके लिए, गोल्ड के लिए, एल डोराडो। प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 12, प्रेशियस मेटल्स पर्टिकुलरली डैश, कुछ मेटल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो खास तौर पे हमें बात करनी है, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन ओर या सिल्वर, फ्रॉम माइंस लोकेटेड प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको एनहांस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। कहा जा रहा है वर्तमान में जो पेरू एक देश है, मैक्सिको भी एक देश है, में स्थित खादानों से निकली बहुमूल्य धातु, विशेष रूप से इन 4 में से बताना है वो कौन सा है, ने यूरोप की संपत्ति को क्या कराया, उसकी वेल्थ को बढ़ाया और एशिया के साथ व्यापार को वित्त पोषित किया, फाइनेंस्ड किया था बहुत ज्यादा। किसके साथ ट्रेड करने के लिए, एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। तो वो पर्टिकुलरली जो प्रेशियस मेटल था वो कौन सा था, कॉपर था, बॉक्साइट था, आयरन ओर था या सिल्वर था। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी होगा, वो सिल्वर था, जो कहां से निकाला गया था, पेरू और मैक्सिको, ठीक है, वहां से निकाला गया। और इन सारे सिल्वर ने क्या किया, यूरोप की धन संपत्ति को बढ़ाया और उसके साथ साथ एशिया के साथ उसे ट्रेड करने में काफी फाइनेंस भी किया। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, यानी कि यहां पे चांदी सिल्वर हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, पेरू जो है एक आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका कैपिटल लीमा हो जाएगा, ये चीजें याद रखेंगे। और जहां तक मैक्सिको की बात करेंगे तो मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, जिसका कैपिटल हो जाएगा मैक्सिको सिटी। सो प्लीज कीप इन माइंड। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट है, और साउथ अमेरिका में आपको पेरू देखने को मिलेगा, कैपिटल लीमा मिलेगा, और आपको नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको देखने को मिलेगा। और एक बात और, मैक्सिको यूएसए के जस्ट नीचे में होगा। आप अगर मैप देखोगे तो यूएसए के जस्ट नीचे में आपको मैक्सिको दिखाई देगा, कैपिटल होगा उसका मैक्सिको सिटी। अगला सवाल है नंबर 13 में, मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज एटसेट्रा वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर डैश एक्सीडेंटली डिस्कवर द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज द अमेरिकाज। काफी इजी सवाल है बट समझते हैं पहले। यहां कहा जा रहा है कि हमारे कई सामान्य खाद्य पदार्थ यानी कि जो खाने वाली चीजें हैं, जैसे कि हम बात करें आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, या फिर इसमें इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें जो यूरोप और एशिया में केवल किसके द्वारा, डैश, यहाँ पे कुछ इंसान के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, द्वारा गलती से विशाल महाद्वीप की खोज के बाद पेश किए गए थे, जो बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया। इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पे अमेरिका की खोज किसने करी थी, एक विशाल महाद्वीप की बात करी जा रही है, विशाल महाद्वीप की बात करी जा रही है, जिसको खोजा गया वो किसके द्वारा खोजा गया था, बाद में इसे क्या अमेरिका के नाम से हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिकाज के नाम से जानते हैं। और वो किनके द्वारा खोजे गए थे, और वहीं से आलू हो गया, सोया हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मेज हो गया, इस तरह के कई खाद्य पदार्थ को लाया गया और पूरे के पूरे एशिया और यूरोप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया।
तो क्या अमेरिका की खोज किसने करी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने करा था, वास्को ड गामा ने करा था, या मार्को पोलो ने किया था, या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी ने नहीं। तो याद रखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस ने करा था। किसकी खोज? अमेरिकाज की खोज, अमेरिकाज लिखा गया। तो इससे एक चीजें पता चलता है, नॉर्थ अमेरिका जो कि कॉन्टिनेंट है और दूसरा साउथ अमेरिका ये जो कॉन्टिनेंट है, इन दोनों अमेरिका की खोज किसने करी थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी थी। हम ये दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, सो प्लीज कीप इन माइंड। हम यूएसए की बात कतई नहीं कर रहे हैं, यूएसए जो कंट्री है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। और यूएसए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसका एक छोटा सा देश है, याद रखेंगे। उसमें नॉर्थ अमेरिका में आपका कनाडा भी आ जाता है, मैक्सिको भी, इस तरह के छोटे छोटे और भी बहुत सारे देश आ जाते हैं। और जहां तक साउथ अमेरिका की बात है तो ब्राजील हो गया, ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये कई देश हैं जो साउथ अमेरिका में आ जाता है। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 14, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक मार्केट इन डैश वाज एट स्मिथफील्ड। कहा जा रहा है डैश में, जगह का नाम बताना है, वहां पे सबसे पुराने पशुधन बाजारों में से एक स्मिथफील्ड में था। यहां से बताना है वो कौन सा था जो स्मिथफील्ड में था। लंदन, लिवरपूल, मैनचेस्टर, एडिनबर्ग। सो कीप इन माइंड लंदन यहां पे आंसर हो जाएगा, लंदन। सो प्लीज कीप इन माइंड लंदन क्या था आपके स्मिथफील्ड में, एक ओल्ड लाइव स्टॉक मार्केट के रूप में यहां पे पहचान सकते हो आप। अगला सवाल है नंबर 15 में, नेम द प्लेस एंड द ईयर यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो प्लीज कीप इन माइंड, वो जगह बतानी है और वो साल बताना है जहां पे यूनाइटेड नेशंस का मॉनेटरी और फाइनेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था। चाइना में हुआ था 1911 को, टोक्यो में हुआ था 1944 को, या वियतनाम में हुआ था 1939 को, या ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुआ था 1944 को। याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, ब्रेटन वुड्स में, जो कि न्यू हैम्पशायर करके एक जगह है यूएसए में, अमेरिका में, जो कि वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 को। सो ये दोनों के दोनों पॉइंट याद रखोगे, ईयर रहेगा 1944 और आपका जगह रहेगा यूएसए में न्यू हैम्पशायर, वहीं पे होगा आपका ब्रेटन वुड, वहीं पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगला सवाल है नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो पावर। वीटो की बात करें ओवर की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। तो देखना निम्नलिखित में से किस देश के पास, 4 देश दिया गया, आईएमएफ और विश्व बैंक इन दोनों के प्रमुख डिसीजंस को लेने पर वीटो का यूज बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकता है, दोनों के केस में, आईएमएफ के केस में और विश्व बैंक दोनों के केस में। तो बता दें वो देश कौन सा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, या फिर यूएसए। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, इन दोनों के केस में वीटो पावर बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकता कौन, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्रांस नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं करेगा, रशिया भी नहीं करेगा। अगला सवाल है नंबर 17 में, ऑटोमन टर्की क्या है आपका, ऑटोमन टर्की वॉज पार्ट ऑफ डैश ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैं आपको बता दूं अगेन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिर बता रहा हूं 1914 से 1918 के बीच लड़ी गई, और याद रखेंगे ये लड़ी गई थी स्पेशली यूरोप में। कहां पे? यूरोप में। और इस लड़ाई में दुनिया ऑलमोस्ट 2 ब्लॉक में डिवाइड हो गया था। कितने ब्लॉक्स में? 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। एक ब्लॉक का नाम बोला जाता था सेंट्रल पावर और दूसरे ब्लॉक का नाम था अलाइज। तो यहां पे बात करी जा रही है कि ये जो ऑटोमन एम्पायर था, एक ऑटोमन बहुत बड़ी सी एम्पायर थी जो कहां पे लाई करता था, टर्की में। आज का देश है टर्की, वहां पे लाई करता था ये एम्पायर, वहां पे ये साम्राज्य वहीं पे था, ऑटोमन एम्पायर में था, ऑटोमन एम्पायर सॉरी टर्की में था। बट यहां पे बताना ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये ऑटोमन किस पार्ट का हिस्सा था, किस ब्लॉक का हिस्सा था, सेंट्रल पावर का या अलाइंस का। तो ऑप्शन देखते हैं, सेंट्रल पावर, ट्रिपल यहां पे ट्रिपल होना है, ट्रिपल अलायंस, नाटो या अलाइंस। तो देखेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया आपको 2 ब्लॉक में डिवाइडेड था, एक तो सेंट्रल पावर, दूसरा अलाइंस में। तो ऑप्शन चाहे तो सेंट्रल पावर होगा या अलाइंस होगा। सो प्लीज कीप इन माइंड, ऑटोमन की जब हम बात करेंगे टर्की का, तो वो ऑप्शन ए यानी कि वो सेंट्रल पावर में जाके घुसेगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, ऑटोमन एम्पायर किसका, सेंट्रल पावर का हिस्सा था, सेंट्रल पावर का पार्ट था। अगला सवाल है नंबर 18, द लॉस ऑफ डैश डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। किस चीज की हानि ने अफ्रीका आजीविका यानी अफ्रीकी आजीविका, अफ्रीकन लाइवलीहुड को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। किस चीज के लॉस ने, कैटल के लॉस ने, ह्यूमन लाइफ्स के लॉस ने, लैंड के लॉस ने या फॉरेस्ट। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा, कैटल, मवेशियों की हानि ने, मवेशियों का लॉस ने क्या कर दिया, अफ्रीकी जो आजीविका था, अफ्रीकन आई मीन लाइवलीहुड्स था, उसको क्या कर दिया, काफी डिस्ट्रॉय किया। तो ह्यूमन लाइफ्स यानी मानव जीवन तो नहीं होगा, लैंड यहाँ पे भूमि भी नहीं होगी, फॉरेस्ट यहाँ पे आपका वन भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए होगा, जो कि ऑप्शन ए में कैटल लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मवेशी। तो इसके लॉस ने वहां पे अफ्रीकन लाइवलीहुड्स को काफी डिस्ट्रॉय किया। अगला सवाल है नंबर 19 में, माइग्रेंट्स फ्रॉम डैश वेंट टू सिलोन एंड मलाया।
तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताता हूं, सीलोन एक जगह का नाम है जो कि आज उसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन हो गया, सबसे पहले तो ये देखेंगे। बट उसके बाद भी सीलोन से डायरेक्ट श्रीलंका नहीं बना, सीलोन को बदल करके 1972 में इसका नाम रखा गया लंका। फिर 1978 में लंका के सामने श्री जोड़ के इसका नाम कर दिया गया श्रीलंका। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका जो है वो सीलोन का क्या है, नया नाम है, और सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। तो याद रखेंगे सीलोन से 1972 में लंका बनाया गया, ठीक है, उसका नाम बदल के लंका करा गया। फिर 78 में इसके सामने, लंका के सामने श्री जोड़ करके इसका नाम रख दिया गया श्रीलंका। सो सीलोन जो हो गया वो श्रीलंका का पुराना नाम। अब उसी तरह से मलाया जो है, मलाया मलेशिया का पुराना नाम, ये चीजें याद रखेंगे। मलेशिया, श्रीलंका और मलेशिया दोनों के दोनों क्या है, एशियन कंट्री है, जिसका पुराना नाम एक का सीलोन है, दूसरा का मलाया है। बट सवाल यहां पे ये है कि माइग्रेंट्स जो प्रवासी होते हैं वो सीलोन और मलाया गए थे क्या करने के लिए, मजदूरी करने के लिए गए थे। बट वो कहां के जो माइग्रेंट्स थे वो चीजें बतानी है। ये आंध्र प्रदेश के थे, उड़ीसा के थे, तमिलनाडु के थे या कर्नाटका। उससे पहले एक बात और कि ये चारों के चारों आपके इंडियन स्टेट हैं, भारतीय राज्य हैं। तो वो कहाँ के मजदूर थे, कहाँ के प्रवासी थे, आंध्र प्रदेश के बिल्कुल भी नहीं, उड़ीसा के बिल्कुल भी नहीं, तमिलनाडु बिल्कुल। तो तमिलनाडु यहाँ पे सही हो जाएगा, कर्नाटका का नहीं। तो जो मलाया और सीलोन जो गए थे वो तमिलनाडु के प्रवासी गए थे, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। सो प्लीज कीप इन माइंड, तमिलनाडु इंडियन स्टेट है, उड़ीसा भी इंडियन स्टेट है, आंध्र प्रदेश भी और कर्नाटका भी। एक बात और, आंध्र प्रदेश की जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो याद रखना ये अमरावती हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा आंध्र प्रदेश का कैपिटल। उड़ीसा का कैपिटल हो जाएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। सो प्लीज कीप इन माइंड। तमिलनाडु का कैपिटल हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, और कर्नाटका का कैपिटल हो जाएगा बंगलुरु, बंगलुरु। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है नंबर 20, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका इन 19th सेंचुरी ड्यू टू, 19वीं सदी में हजारों की तादाद में लोग यूरोप से भागकर कहां चले गए, अमेरिका चले गए और वहां जाके बस गए। तो इसके पीछे का रीजन बताना है, क्यों गए थे ऐसा। क्योंकि पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिजीज, क्योंकि गरीबी और व्यापक घातक बीमारियां बहुत तेजी के साथ फैल रही थी यूरोप में, या नेचुरल कैलामिटी प्राकृतिक आपदा बढ़ रही थी यूरोप में, या आउटब्रेक ऑफ अ वॉर अमंग नेशंस, क्योंकि राष्ट्रों के बीच युद्ध का प्रकोप छाया हुआ था बहुत ज्यादा यूरोप में, या फिर आउटब्रेक ऑफ प्लेग, प्लेग का बहुत ज्यादा प्रकोप छाया था यूरोप में। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो बतानी है। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यूरोप में गरीबी और व्यापक घातक बीमारियां धीरे धीरे क्या कर रही थी, फैल रही थी। सो दैट ड्यू टू पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिजीज, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका। सो याद रखेंगे हजारों की तादाद में लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिजीजेस। सो ये आपका इस सेशन का लास्ट था, होप कि आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो एंड होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आप लोग प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। एंड एक बात और, ये मैंने क्या कह सकते हैं, री रिकॉर्डेड है, ये दोबारा से रिकॉर्ड किया मैंने और इसको अपलोड कर दूंगा। और वीडियो को वॉच करो एंड तक एंड दूसरों को भी शेयर करो। एंड लास्ट में इंपॉर्टेंटली, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।